हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम आधुनिक भारत में एक आयोग जो कि भू राजस्व सुधार से संबंधित था उसके बारे में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। लेकिन इसमें बता दूं कि इसमें दो तरह का प्रश्न उठते हैं, बनते हैं और बनाए जाते हैं। सबसे पहला कि ये कमीशन जो था वो किसके लिए बनाया गया था, दूसरा कब बनाया गया था। लेकिन जो मुख्य परीक्षा देते हैं वहाँ पे अन्य तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस आयोग से। आयोग का क्या नाम था, देखिए पहले आधुनिक भारत का इतिहास, फ्लड आयोग, फ्लड कमीशन। तीसरा जो इसमें पीटी में प्रश्न पूछेगा कि फ्लड कमीशन कहाँ बना था। इसके बाद मुख्य परीक्षा में आपसे ये पूछेगा कि फ्लड कमीशन की अनुशंसाओं ने कैसे बंगाल में जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त के उन्मूलन में भागीदारी निभाई। याद रखिए कि जब कोई काम सरकारी स्तर पे होता है तो उसका बहुत व्यापक असर होता है। ऐसे में इसके इतिहास को बता दूं कि बंगाल में जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जो भी थे, वो सबका एक मानना था कि किसानों के हितों को देखा जाना चाहिए। लेकिन कृषक प्रजा पार्टी या अन्य छोटी वैसी पार्टियां जो किसानों की ही आधार पर बनी हुई थी या किसानों के लिए ही बनी हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव या कहे कि एकदम मुखर थे किसानों के हित के प्रति। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वो कम मुखर थे। इसके पीछे कारण ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बहुत सारे लोग थे, उसमें जमींदार भी थे और साहूकार वगैरह लोग भी थे जो कृषक पर आधारित अपनी व्यवस्था चलाते थे। तो डायरेक्ट तो अपने हितों का नुकसान नहीं कर सकते थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बंगाल में जब बोल रहा हूं तो याद रखिएगा अभी के समय वर्तमान पूर्वी और पश्चिमी बंगाल सभी, बंगाल में उन्होंने कहा कि देखिए आप हमें वोट दीजिए, हम आपके हितों का ख्याल रखेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात को मान चुकी थी और इस बात के लिए तैयार थी कि हमें अस्थायी बंदोबस्त खत्म कर देना, यह हम खत्म कर देंगे, जमींदारी का हम उन्मूलन कर देंगे। मुस्लिम लीग चुप थे क्योंकि उन्हें उनके जो लोग थे वो जमींदारी वर्ग से ही आते थे तो नहीं कर सकते थे और वो लास्ट तक इसी तरह से रहे थे। यहाँ पे मैं इन दोनों पार्टियों का नाम हमने इसलिए बोला कि आप जब आधुनिक इतिहास पढ़ें या वर्तमान भारत को भी समझने का प्रयास करें तो जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कोई भी, मैं ABC किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ बनती हैं वो अपने हित से चलती हैं, वो उन मुद्दों के आधार पर नहीं चलती जिनसे उनको खूब वोट मिले। उनको वोट भी चाहिए, साथ ही साथ समर्थ वर्ग का सहयोग भी चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कहा बंगाल के किसानों को कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको इस प्रथा से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन कृषक प्रजा पार्टी नाम के जो पार्टी थी वहाँ, वो उसने कहा कि नहीं, हमको ये हक चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि किसान का मतलब, जो उस समय किसान थे वो जमीन के मालिक वाले किसान नहीं थे। जमीन के मालिक जो था वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने जमीन को पट्टे पर दे दिया जमींदारों को। जमींदार एक तरह से मालिक थे और जमींदारों के जमीन पे बटाईदार के रूप में एक कृषक काम करते थे। कौन? जो गरीब लोग थे। अब ये गरीब लोग कौन थे? ये गरीब लोग मूलतः कृषक नहीं थे। इन गरीब लोगों में अधिकतर जो थे एक दौर में अपने हाथों और दिमाग से रचना करने वाले लोग थे। जैसे बहुत सारे बुनकर थे, कुम्हार थे, लोहार थे। ये वो लोग थे जो हाथ का कला जानते थे। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का मतलब था कि भारत के जितने भी लघु और छोटे उद्योग हैं उनको खत्म कर दें ताकि हम अपने सामान को बेच सके। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के कारण ये सारे लोग बेरोजगार हो चुके थे। अब कृषि पर वजन था, भार था और ये लोग बहुत ही शोषण की प्रक्रिया से गुजरते हुए काम करते थे खेतों में।
इसके अलावा जमींदार के बाद भी एक वर्ग था जिसे हम साहूकार वर्ग कहते हैं। पुराने फिल्मों में 60-70 के दशक के जो फिल्म देखिएगा आप, उसमें देखिएगा कि कोई लाला था, कोई साहूकार था, वो कैसे जमीन का अंगूठा लगवा लेता था, क्या करता था। ये एक तरह का दिखलाया गया है। हालांकि व्यवहारिकता कुछ अलग ही होती होगी, या तो बहुत ज़्यादा क्रूर होती होगी या कुछ कम क्रूर होता होगा, लेकिन जो दिखलाया गया है आप उसको देख के समझ सकते हैं कि उसमें कैसे होता था। तो जमीन पर वजन था। वजन का मतलब जोत कम था, या यूँ कहिए कि प्रति व्यक्ति जो जमीन की उपलब्धता होनी चाहिए वो कम था। वो बटाईदारी का काम करते थे और बहुत ज़्यादा जो उपज का हिस्सा था वो जमींदार रख लेते थे। सोचिए कि किसानों को 1/3 मिलता था टोटल उपज का। मान के चलिए कि 100 केजी उपज हुआ तो 33 केजी ही किसान को मिलेगा, बाकी चला जाएगा जमींदार को। और जमींदार देता क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ जमीन। बाकी उसमें बीज, खाद, पानी जो भी है वो किसान समझे। यही कारण था कि तत्कालीन समय में जितने भी किसान थे वो कर्ज में ही डूबे रहते थे, कर्ज में ही जन्म लेते थे, कर्ज में ही मर जाते थे। आप किसानों के जो बारे में समझना है तो आप प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों को पढ़ सकते हैं। उससे भी आगे बढ़ें तो शरदचंद्र की कहानियों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे समझ में आएगा कि तत्कालीन समाज कैसे बना हुआ था। खैर आइए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने जो बताया उसमें फ्लड कमीशन था। क्यों स्थापित हुआ? भू राजस्व सुधार के लिए। याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछेगा कि क्यों स्थापित हुआ? तो बंगाल में भू राजस्व सुधार के लिए। कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल में। किसके लिए? भू राजस्व सुधार के लिए। इन्हें क्या अकाल वाला मार दीजिएगा, अकाल के लिए नहीं था ये। देखिए 1938 में, कब हुआ? 1938 में। किसके द्वारा? बंगाल सरकार द्वारा स्थापित एक भूमि राजस्व आयोग था। हमने एक ही लाइन में 1, 2, 3 प्रकार का जीके इससे जो पूछा जाता है नॉर्मली परीक्षाओं में लिख दिया। 1938 में। कब हुआ? 1938 में। किसके द्वारा? बंगाल, तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा स्थापित भूमि राजस्व आयोग था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फ्रांसिस फ्लॉड थे। फ्रांसिस फ्लॉड के नाम के ही कारण इसे फ्लॉड आयोग कहा गया। ध्यान रहेगा। कार्य इसका क्या था? भू राजस्व प्रणालियों समस्याओं का आकलन करना। भू राजस्व प्रणालियों की, लिख देता हूं, बड की अच्छा रहेगा, कि समस्याओं का आकलन करना। भूमि राजस्व, याद रखिए, अकाल नहीं, अन्य कुछ नहीं, भूमि राजस्व प्रणाली। भूमि राजस्व प्रणाली में क्या था कि जो बटाईदार या कृषक काम कर रहे हैं खेतों में, वो जो उपज आएगा उनका निपटारा कैसे किया जाए, किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। एक चीज मैं मुख्य परीक्षा जो देंगे या जो इतिहास पढ़ रहे होंगे उनको बता दूं कि इस समय तक अंग्रेज भी पलट गए थे। अंग्रेजों को अस्थायी बंदोबस्त से 2 फायदा हो रहा था। एक, कोई टंटा नहीं था, चुपचाप उनको कर मिल गया। हालांकि इस अस्थायी बंदोबस्त उनको कम कर मिलता था, लेकिन जमींदार जैसा एक समर्थित वर्ग भारत में मिल गया। यह वो वर्ग था जो अंग्रेजों की ओर से गरीब भारतीयों पर या साधारण भारतीयों पर लठैती किया करते थे, परंतु सभी नहीं। बहुत सारे जमींदार अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जा चुके थे और अपने हक और हुकूक की बात कर रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा होगा कि भाई एक काम करो, फिर इसको लड़ाओ आपस में, जमींदार को किसान के विरुद्ध, किसानों को जमींदार के विरुद्ध खड़ा कर दो। ध्यान रखिए कि ये शुरू से भारत में जितने भी लैंडलॉर्ड खड़े किए गए किसी भी इलाके में, वो अंग्रेजों ने सिर्फ इसी उद्देश्य से खड़े किए थे कि हम अपने मैन पावर को कम से कम रखते हुए भी भारत पर कंट्रोल रखें, भारतीयों के द्वारा ही कंट्रोल रखें, और साथ ही इनकी आपसी मतभेदों को भी बढ़ा कर रखें ताकि हमारे राज्य पर कोई आंच नहीं आए। उनका मूल उद्देश्य यही था। अब 40 आते आते 38 आते आते वो समझ तो चुके ही थे कि अब हमको जाना है तो एक काम करो, जितना लड़ा सकते हो लड़ाओ, लो क्या दिक्कत जा रहा है, लड़ेगा झगड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि तत्कालीन बंगाल में, पंजाब को छोड़ दीजिए, बंगाल में जितने भी जमींदार थे वो लगभग, क्या उनको बोलते हैं, बंगाली भद्र लोग से थे, यानी कि अपर कास्ट के लोग थे। और जितने भी बटाईदार या किसान जो थे वो या तो मीडियम मझोले या लोअर कास्ट से थे और नहीं तो मुसलमान थे। तो इस
संघर्ष में अंग्रेजों को अपने फुट डालो शासनकरों की भी बू मिलती थी या खुशबू मिलती, बू तो नहीं खुशबू मिलती थी, और इस तरह से वो अपने शासन को सुदृढ़ रखना चाहते थे। और एक तरह से वो हिंदू मुस्लिम दंगा हवा जो होता है, या हिंदू मुस्लिम जो वैमनस्य होता था, उसको वो हवा दे रहे थे। बहुत ही शालीनता से, आपने बीरबल की खिचड़ी सुनी होगी, बहुत ही शालीनता से 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल से एक साथ रह रहे समाज में अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए वैचारिक आग लगाई, और उस वैचारिक आग का जो तपिश निकला वो हम भारतीयों पर बहुत भारी पड़ा और आज तक भारी पड़ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, स्थापना देखिए, ए.के. फजलुल हक जो थे वो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय जो वहाँ के जो राज्यों के मुख्यमंत्री 1937 में जो चुनाव हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और अन्य लोगों की सहायता से ये प्रधानमंत्री बने थे, कृषक प्रजा पार्टी के थे। और इन्होंने जब सरकार बनाई तो इनका नारा ही था कि हम जमींदारों का उन्मूलन कर देंगे, खत्म कर देंगे, हम किसानों के हित की बात करेंगे। तो जब ये बने प्रधानमंत्री 1937 में के चुनाव में, जब 1938 में बने, तो उन्होंने ही ये 38 में ही भूमि राजस्व आयोग की स्थापना कर दी। तो देखिए हमने लिखा, ए.के. फजलुल हक की सरकार ने जमींदारी प्रथा उन्मूलन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। नाम तो दिया भूमि राजस्व आयोग, लेकिन उद्देश्य था इनका जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किन्होंने किया? ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक जो थे बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किस पार्टी के थे आप कमेंट कीजिएगा, हमने बीच में बोला है। अब ये आयोग जब बना, क्या था कार्य, क्या था, स्थापना हुआ, सिफारिश क्या किया? तो इसने 2 मार्च 1940 को, 38 में स्थापना हुआ, 2 मार्च 1940 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। 2 मार्च 1940 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 3 मुख्य बातें थी। पहला, अस्थायी बंदोबस्त समाप्त करना। ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट नहीं था, ऐसा नहीं था कि आयोग बना। अंग्रेजों का मूल उद्देश्य जमींदारों से समाप्त हो चुका था, तो वो जमींदारों का ठेका क्यों लेते चलते, वो आग लगाना था, लगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते थे। दूसरा, बटाईदारों को 1/2 के जगह पर 2/3 हिस्सा देना। अभी हमने बताया कि जो खेत पर करने वाले कृषक या बटेदार काश्तकार जो भी थे, उन्हें कुल उपज का 1/3 हिस्सा दिया जाता था, शेष हिस्सा जमींदार रख लेता था। इस आयोग ने अनुशंसा की कि नहीं, उन्हें 2/3 यानी कि 3 भाग किसानों को मिलना चाहिए, 1 भाग जमींदार को मिलना चाहिए। 3 भाग, कितना भाग? 3 भाग। 3 भाग को यदि बंगाली में बोला जाए तो ते भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ते भाग। और यही जो ते भाग था आपका ते भागा आंदोलन का सूत्र बना। ते भाग से ही निकला ते भागा आंदोलन। अन्य किराया प्रथा को समाप्त करना। ये अन्य किराया प्रथा क्या था? तो जमींदार जो थे वो तरह तरह के सलामी लिया करते थे। अब जमींदार साहब आए हैं तो उनको घोड़ा के खिलाओ, उनका आदमी अमला आ जाए है उनको खिलाओ पिलाओ, उनको कुछ मूल्य पहुंचाओ, मैंने 10 तरह का चापलूसी करो। इसके अलावा साहूकार वगैरह थे, वो भी तरह तरह का शोषण लाभ देते थे। तो इसने अनुशंसा की कि अन्य किराया प्रथा, पानी का है, उपज का है, भगवान जी के नाम पर जो भी कर जो भी है, उपज के अलावा जो भी टैक्स लिया जा रहा है, जो भी कर हिस्सा लिया जा रहा है, वो सबको खत्म कर दिया जाए, उन्मूलित कर दिया जाए। तो ये 3 मुख्य बातें थी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस आयोग ने किसानों के मुद्दे को सही माना। फ्लड आयोग ने किसानों के मुद्दे को बिल्कुल सही माना और आगे तेभागा आंदोलन का सूत्र निकला। तेभागा आंदोलन जो था इसी के सूत्र पर निकला था। अब आपसे पीसीएस के परीक्षाओं में पूछेगा कि तेभागा आंदोलन कब हुआ, कहां हुआ, किस आयोग के स्थापना से या किस आयोग ने इसको लिए आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो यही फ्लड आयोग था। या तेभागा आंदोलन किस आयोग की अनुशंसा का एक क्या कह सकते हैं के आधार पे बंगाल में चला था? तो फ्लड आयोग तेभागा आंदोलन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैं फिर से जल्दी दोहरा दूं। फ्लड आयोग
जो था वो 1938 में बंगाल सरकार के द्वारा, देखिए जो जो पूछेगा हमने लाइनिंग कर दिया है, कब हुआ 1938 में, किसके द्वारा, बंगाल सरकार के द्वारा स्थापित भूमि राजस्व आयोग था जिसके अध्यक्ष फ्रांसिस फ्लॉट थे। कार्य क्या था, भू राजस्व प्रणालियों की समस्याओं का आकलन करना। स्थापना कब हुई थी या किसके द्वारा, तो ए.के. फजलुल हक की सरकार ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन उद्देश्य से इसकी स्थापना कर दी थी। इसकी सिफारिशें क्या थी, तो 2 मार्च 1940 को इसने रिपोर्ट दिया जिसमें 3 बातें मुख्य रूप से कही। पहला, स्थायी बंदोबस्त को समाप्त करना। आपसे पूछेगा कि बंगाल में किस आयोग ने स्थायी बंदोबस्त को समाप्त करने की अनुशंसा की, तो फ्लॉट आयोग। बटाईदारों को 1/2 की जगह पर 2/3 हिस्सा देना, यह भी पूछेगा कि किस आयोग ने 2/3 हिस्से की मांग की या अनुशंसा की सरकार से कि किसानों को दे दिया जाए। यानी कि तेभागा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए कौन सा आयोग जिम्मेवार था, तो फ्लॉट आयोग। अन्य किराया प्रथा को समाप्त करना, इस आयोग ने किसानों के मुद्दे को सही माना। पर विशेष में कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न को जो होता है बहुत अलग से पूछेगा कि निम्न में से किस आयोग ने, जो भूमि राजस्व से संबंधित था, किसानों के जो हित थे उनको पूर्णतः सही माना और उनके हक में सारी रिपोर्टें दे दी, तो फ्लॉट आयोग। इस आयोग ने किसानों के मुद्दे को सही माना एवं आगे, यानी कि आगे तेभागा आंदोलन जो हुआ था का सूत्र निकला। यानी कि यहीं से जो किसान थे बहुत उत्साहित हुए, उन्हें लगा कि सरकार द्वारा गठित एक बाबू का आयोग जो है हमारी बात कर रहा है, और उसके बाद फिर उन्होंने तेभागा आंदोलन चलाया। हालांकि तेभागा आंदोलन 40 में आया था, तेभागा आंदोलन 1946 में आया, जो कि आज़ादी के बिल्कुल ऊषा काल में, मतलब आज़ादी आ रही थी उसी समय हुआ। फिर भी इस अनुशंसा किसानों को उत्साहित किया और किसान जो थे उन्होंने अपनी एक मांग रखी। तो ये था हमारा फ्लॉट कमीशन पर आधारित एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी कथा कहानियाँ होती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। राजनीति में 2 चीज़ें होती हैं, एक जो व्यवहारिक राजनीति हुई और एक जो व्यवहारिक राजनीति के पीछे चीज़ें थी। दोनों को पकड़ना पड़ता है। यदि आप दोनों को सूत्र मिला के नहीं चल रहे हैं तो आप राजनीति विज्ञान और इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान रखिए, सरकार और पार्टी कोई भी हो, तत्कालीन दुनिया में चल रही प्रचलित हवाओं के अनुरूप ही होती है। यदि वो अनुरूप नहीं है तो खत्म हो जाएंगी या खत्म कर दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।